हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। देखो, सबसे पहले हम न्यूज़ पे आए उससे पहले अगर आप क्लैट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, इफ़ यू आर सीकिंग फॉर अ क्रैश कोर्स 10,999 रुपीज़ में 7 बुक्स, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, पर्सनल मेंटरशिप, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप को ओपन कर सकते हैं, लिंक से ऐप को डाउनलोड करके और डेमो क्लासेस देख के आप इनरोल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ हमारे क्लैट के मॉक्स चाहते हैं देन 1599 में 35 प्लस मॉक्स, 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट आपको मिल सकते हैं। उसके लिए भी आप हमारी ऐप से डिटेल चेक कर सकते हैं। और अगर आप NLSET की तैयारी कर रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन चेक आवर ऐप, जहाँ से आपको डिटेल मिल जाएंगे कोर्सेज की। अब आज की देखिए जो पहली न्यूज़ है वो है कि इजराइल रिटेक्स गाजा बॉर्डर एरिया एज टोल क्रॉसेस 3000। तो अभी देखिए जो ऑफिशियल आंकड़े आ रहे हैं ना वो ये कहे जा रहे हैं कि इजराइल के लोगों ने 900 प्लस यहाँ पे अपनी जान गंवाई है ड्यू टू द हमास अटैक। और अब ऐसा एक मतलब आंकड़ा आ रहा है कि गाजा में भी 765 पीपल के आसपास जो हैं लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ये देखिए ऑफिशियल आंकड़े हैं, दोनों ही साइड से जो भी हैं ये अच्छे तो नहीं हैं। और इन द एंड यार पूरे विश्व में ये सब चीज़ें अब हो रही हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, तो जल्द से जल्द चीज़ें सॉर्ट आउट हों। एंड ऑफिशियल आंकड़े हमेशा देखो जो एक्चुअल होते हैं ना उससे कम ही दिखते हैं, तो वो वाली चीज़ है। इसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट सेट्स अक्टूबर 31 फॉर हियरिंग इलेक्टोरल बॉन्ड केस। इस केस का नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अनदर एंड ANR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड कनेक्टेड मैटर्स। अभी देखो इस पे हम आएंगे, कंटेक्स्ट पे हम आएंगे, पहले हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम समझते हैं, फिर इस केस के बारे में आप समझ पाओगे। देखो मैं आपको पहले ना बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ, फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ लेंगे। जैसे देखो आप ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हो जिसका नाम है KP, ठीक है, केविन पीटरसन पार्टी। तो जो ये केविन पीटरसन पार्टी है आपको इस पे रुपए देने हैं, क्योंकि आप इसको सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इस पर डोनेशन करना चाहते हो। तो अब आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया में ना केविन पीटरसन पार्टी को कितने रुपए आप दे सकते हो उसकी एक मतलब फिक्स क्राइटेरिया है। वो क्या है? 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप सिर्फ इसी मूल्य के पैसे दे सकते हो, चाहे वो 1,000 रुपये हो, 999 नहीं दे सकते हो, 1,000 दे सकते हो, 9,999 भी नहीं दे सकते हो, 10,000 दे सकते हो, 1 लाख दे सकते हो, 10 लाख दे सकते हो, 1 करोड़ दे सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये आपकी जो KP पार्टी है आप इसको दे सकते हो। चलो अब आपने डिसाइड किया कि यार KP पार्टी को मैं 1,000 रुपये दूंगा। अब 1,000 रुपये देने के लिए आप क्या करोगे? KP पार्टी के ऑफिस में जाओगे और 1,000 रुपये दे दोगे? नहीं, ये सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ का जो मतलब मेन जो गवर्नमेंट का बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप SBI में जाएंगे, आप बोलेंगे मुझे भाई KP पार्टी को पैसा देना है। मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, थोड़ा आप इसी से प्रोसेस भी समझ जाओगे। तो SBI को फिर आपने जाके जो है 1,000 रुपये दिए, इसके बदले में SBI ने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। वो बॉन्ड ले जाके आपने इस पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में दे दिया। ये पॉलिटिकल पार्टी जिस दिन आपने दिया उसके 15 दिन के अंदर ही उसको बैंक में जाना होगा, ये बॉन्ड वहाँ पे दिखाना होगा और उसके बदले में इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले में इस KP पार्टी के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अब इसमें एक चीज़ ये रहती है कि जो बंदा था ना X, जिसने ये 1,000 रुपये दिए हैं, इसका नाम जो है ना पब्लिक में नहीं आएगा, मतलब ये कौन है किसी को नहीं पता पड़ेगा। तो अब यही हमारे देश की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है। जैसे कि मान लो मेरा नाम है मानवेंद्र और मुझे KP पार्टी को पैसे देने हैं, मैं गया SBI में, मैंने कहा भैया मुझे 1 लाख रुपए देने हैं, मेरे 1 लाख रुपए लो, मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड दो। SBI से मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड मिला, मैं वो ले जाके KP पार्टी को दे आया। KP पार्टी ने जाके SBI में 15 दिन के अंदर ही जाना पड़ेगा, KP पार्टी के बंदों को SBI में जाके उस पैसे से कैश करा दिया। ये सिस्टम है हमारे देश में अभी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जिसको हम कहते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो किस डिनोमिनेशन में ही दिया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया सिर्फ 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। अब आप कहोगे कि सर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता क्या? तो ऐसा नहीं है, आप मल्टीपल इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस करके दे सकते हो, बट एक बार में आप 1 ही करोड़ दे सकते हो। इंडियन सिटीजन्स के द्वारा खरीदा जा सकता है या फिर कोई भी एंटिटीज स्टेबलाइज्ड इन इंडिया, इसके अलावा फॉरेन लोगों के द्वारा नहीं खरीदा जा सकता है। कैन बी बॉट इंडिविजुअली और जॉइंटली विद अदर इंडिविजुअल, वैलिड फॉर 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, किस पॉलिटिकल पार्टी को मिल सकता है?
तो देखिए, ओनली द पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 and have secured not less than 1% of votes pulled in the last general election to the House of the People or Legislative Assembly are eligible to receive electoral bonds. मतलब लास्ट जो इलेक्शन हुआ है उसमें आपका MP वाले इलेक्शन जो है या MLA वाले इलेक्शन है जिस पे भी एप्लीकेबल हो, वो लास्ट इलेक्शन में 1% से कम वोट नहीं होने चाहिए। जैसे टोटल 100 वोट डले तो 1 वोट तो कम से कम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनको मिला हुआ। तो ये क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, तभी आप इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा ले सकते हो। पार्टीज जो हैं, जो मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपना पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना अकाउंट डिटेल देंगी कि हमें इतना इतना पैसा मिला है। बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आया कि केपी पार्टी को मुझे पैसा देना है, केविन पीटरसन पार्टी को मुझे पैसा देना है, मैं जाके दे आया, नहीं, वो बैंक के थ्रू ही होगा। तो ये चीज़ है, और अपना पूरा हिसाब भी देना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी को कि आपने कहाँ पैसा खर्च किया है। अब प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है, देखो इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म इस स्कीम का एक पॉइंट पे ये होता है कि देखो मैंने तो चलो 1000 रुपये दिए, पर कोई बंदा है, ये केविन पीटरसन जो है, इस पार्टी में कोई बंदा है जिसका नाम है विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली ने जो है 1 करोड़ रुपए दे दिए केविन पीटरसन पार्टी को, ठीक है। अब केविन पीटरसन पार्टी सत्ता में आई, अब ये बात किसी को तो पता नहीं है ना कि विराट कोहली ने दिए हैं पैसे। ऑल द केपी पार्टी को पता होगा कि विराट कोहली ने दिए, लेकिन जनता तक तो बात नहीं आई ना कि विराट कोहली ने दिए हैं। अब केपी पार्टी आई सत्ता में, विराट कोहली को एक अपना कोचिंग खोलना था क्रिकेट का, और उन्होंने एक ग्राउंड मांगा, केपी पार्टी ने कहा हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं तुम्हें, समझ रहे हो। तो ये जो एक प्रॉब्लम है ना कि जो बहुत सारे लोग फंड करते हैं फिर बाद में उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक चिंता का विषय हो जाता है। या विराट कोहली से बिल्कुल दिल पे मत ले लेना, समझाने के लिए लिया था, बिल्कुल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, तो वो वाली चीज़ है। तो ये वाला मामला है जो आपने अभी देखा, ठीक है। इसके अलावा आज टाइम्स ऑफ द हिंदू में कुछ इतने अच्छे आर्टिकल नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में से हम 2 आर्टिकल्स ले रहे हैं। एक तो म्यूचुअल डाइवोर्स वर्सेस कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स, ये सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, उससे रिलेटेड आर्टिकल है, वो हम देखेंगे। प्लस एक आर्टिकल और है हमारा जो हमने कुछ दिन पहले छोड़ दिया था, तो वो भी आज हम कवर करेंगे। आर्टिकल डिस्कस किया था कि आर्टिकल 142 पे सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, ठीक है। चलो उस केस का नाम मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, लेकिन इसमें ना कुछ पॉइंट्स हमारे छूट गए थे, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ना आज के डेट में किस तरीके से डाइवोर्स की प्रक्रिया होती है, और क्या ये वर्डिक्ट आया था जिससे कि उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले थे, ये हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो 2 टाइप के डाइवोर्स हैं हमारे यहाँ पे, एक है म्यूचुअल डाइवोर्स और दूसरा है कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स। पहला कौन सा है? म्यूचुअल डाइवोर्स, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स। आप नाम से ही समझ सकते हो कि म्यूचुअल का मतलब क्या होता है कि दोनों की मर्जी से, कॉन्टेस्टेड का मतलब क्या होता है दोनों लोगों की लड़ाई से, ठीक है। तो म्यूचुअल जो डाइवोर्स होता है ना, उसकी क्या प्रक्रिया होती है हमारे यहाँ, पहले वो देख लेते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत सबसे पहले बोथ पार्टीज फाइल ए जॉइंट पिटीशन फॉर डाइवोर्स स्टेटिंग दैट दे एग्री टू एंड द मैरिज। और इसमें एक और चीज है कि ये डाइवोर्स की पिटीशन कहाँ फाइल होती है। जस्ट इन केस आपने शादी जो है दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करी है अपनी, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, मान लो आपने शादी दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करी है, ठीक है, तो दिल्ली में आप ये डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करोगे। अगर आपकी शादी दिल्ली में रजिस्टर्ड थी बट आप मुंबई शिफ्ट हो गए हो, तो आप ये मुंबई में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मैंने कोट किया है। तो पहले क्या होगा म्यूचुअल वाले में कि आप जो है एक पिटीशन फाइल करोगे दोनों लोग कि भैया हम डाइवोर्स चाहते हैं। तो कोर्ट जो है ना आपको वेटिंग पीरियड देगी। ये वेटिंग पीरियड 6 मंथ मिनिमम एंड 18 मंथ मैक्सिमम होता है। इसमें क्या होता है, आपको सोचने का समय मिलता है, कूलिंग ऑफ पीरियड मिलता है कि भाई फिर सोच लो कि तुमने शादी क्या पता बचानी हो या इस तरीके की चीज़ें हो। तो ये सब चीज़ें अगर हो जाती हैं तब सेकंड मोशन में फिर डाइवोर्स मिल जाता है। तो ये क्या है, आपकी म्यूचुअल डाइवोर्स है। म्यूचुअल डाइवोर्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों लोगों की मर्जी थी, मामला गया कोर्ट में, 6 से 18 महीने यहाँ पे मैटर, आपको मिनिमम 6 महीने ही मिलता है बहुत सारे केसेस में, लेकिन देर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि ज़्यादा कंफ्यूज हैं तो फिर 18 महीने दे देते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड की, सोच लो। फिर उसके बाद डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत। और एक और प्रक्रिया है कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स का मतलब क्या है, मान लो भाई मिस्टर एक्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनको डाइवोर्स ना दिया जाए, वाई चाहती हैं कि भाई हमें तो डाइवोर्स लेना है।
तो इस केस में कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स होगा। तो इसमें क्या प्रक्रिया होती है, देखो इसमें ना बहुत लंबा केस चलता है, 3-3 4-4 साल, तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं, बहुत लंबा चल जाता है, क्योंकि दूसरी वाली पार्टी चाहती नहीं कि डाइवोर्स हो। क्या ग्राउंड्स होते हैं कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के, तो कुछ ग्राउंड जैसे कि अडल्टरी, ठीक है, एक अडल्टरी ग्राउंड होता है। फिर डेजर्शन, कि भाई एक बंदा छोड़ के चला गया है। तीसरा है क्रुएल्टी, कुछ फिजिकल मेंटल क्रुएल्टी की जा रही है। वैसे सबसे ज़्यादा जो केसेस देखने को मिलते हैं ना, जब मतलब अब तो हम इसी फील्ड में हैं तो अपन लोगों को तो आइडिया है, तो क्रुएल्टी के केसेस डाइवोर्स में बहुत बताए जाते हैं कि क्रुएल्टी है, मेंटल क्रुएल्टी, फिजिकल क्रुएल्टी, ऐसे बताते हैं। तो वो वाली है। तो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स कैसे होता है, देखो फाइलिंग ऑफ पिटीशन हुई, ठीक है, फिर सर्विस ऑफ नोटिस हुआ दोनों पार्टीज़ को, सामने वाली पार्टीज़ को, कि भाई आपका स्पाउस जो है आपसे डाइवोर्स चाहता है, फिर एविडेंस आएंगे, फिर जजमेंट आएगा। लेकिन ये प्रोसेस नहीं है लिखने में 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और देखो फिर बीच में हम लॉयर लोग भी तो होते हैं, लॉयर लोग भी रोजी रोटी भी तो है, तो फिर वो लोग भी लंबा मामला बहुत बार खींच देते हैं। देखो ये एक एक्चुअल फैक्ट है कि देयर आर सर्टेन लीगल प्रैक्टिशनर्स जो कभी कभी केसेस को लंबा कर देते हैं, सब नहीं बट कुछ, जिससे कि उनको हर बार पेशी के पैसे मिलते हैं। तो इस तरीके से मामला बहुत लंबा जाता है। इवन कोर्ट की प्रोसेस बहुत लंबी है, एविडेंस आता है जाता है। तो ये नॉर्मल आप मान के चलो 6-7 साल, 4-5 साल अगर हो जा रही है तो बहुत ही आपका मतलब आपने कुछ अच्छे कर्म किए तो आपको मिल गया है, तो वो वाला मामला हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या आया है, देखो आर्टिकल 142 सब क्लॉज 1 के बारे में मैंने आपको उस दिन डायरेक्टली सब बता दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यार ये 6 महीने से 18 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड की भी जरूरत नहीं है, अगर हमें लगेगा तो हम डाइवोर्स दे देंगे, ठीक है। बट ये डिस्क्रिशन पे है, ये कोई राइट नहीं है किसी बंदों का कि भाई एक बार कर दिया है तो बार बार करो, नहीं, ये डिस्क्रिशन पे है कोर्ट के, भाई वो करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमने दोनों चीज जानी कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में 2 तरीके से डाइवोर्स लिया जा सकता है। पहला है म्यूचुअल डाइवोर्स, जो कंसेंट दोनों का होता है, इसमें मैंने आपको पूरी स्टेप्स बता दी है। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स की सारी स्टेप्स बता दी है, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे क्या चीजें हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आर्टिकल आया हुआ है, ये अभी चाइना ने एक ग्रुप बनाया है काइंड ऑफ C+C5, तो इसके ऊपर है। हम कंटेक्स्ट पे आएंगे, इससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि C+C5 है क्या। देखो C+C5 ना, चाइना ने 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ एक ग्रुप बनाया है, जिसमें आपका उज्बेकिस्तान है, ठीक है, कजाकिस्तान है, तजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है एंड किर्गिस्तान है। देखो ये C+C5 ना आपके नोट्स में जाना चाहिए, नया है और मॉक्स में, एग्जाम्स में आपके काफी नंबर यहाँ से बन सकते हैं। C+C5 चाइना एंड अदर 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं। ये जरूर टर्म ध्यान रखना कि 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें आपकी उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड किर्गिस्तान है। अब मेरा आप लोगों से क्विज का क्वेश्चन है, सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनमें से SCO के कॉमन मेंबर कौन है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ये जो C+C5 है, ये पहली समिट जो है ना वो 2022 में स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। पहली समिट मतलब C+C5 का करके जो ये नया एक टर्म है ना, या फिर आप कह सकते हो कि जो ये नई शुरुआत है चाइना के द्वारा, ये 2022 से करी गई थी, जब 30th एनिवर्सरी था डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन चाइना एंड दीज सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो वहां से ना फिर ये C+C5 समिट जो है वो शुरू हो गई थी, ठीक है। अब क्या इसकी इंपॉर्टेंस है चाइना के लिए, तो देखो सबसे पहली चीज तो क्या है कि एंशिएंट सिल्क रूट के ये सारे कंट्रीज हैं। आपको पता होगा कि जो सिल्क रूट था पास्ट में, जब एंशिएंट टाइम में, तो उसमें ये सारे कंट्रीज कॉमन थे, तो वही ना उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद चाइना को देखो एक्सपोर्ट का मार्केट दे रहा है, चाइना इन कंट्रीज में अपना माल बेचता है तो चाइना कमाई करता है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। प्लस ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, ये काफी रिच हैं इन किस चीजों में, गैसेस के मामलों में, ऑयल के मामले में, मिनरल्स के मामले में, जैसे कि यूरेनियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, तो चाइना की यहाँ भी नजरें हैं। प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिनजियांग रीजन जो है चाइना का, आपको पता है कि यहाँ पे चाइना जो है कितना ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन करता है, और मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे रहती है चाइना के यहाँ, तो उनको फिर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका सपोर्ट कहीं ना कहीं चाहिए कि भाई हम यहाँ पे कर रहे हैं तो हमें कोई बाइकआउट ना कर दे फ्यूचर में। तो इस तरीके का भी एक चीज है। और आपको सिल्क रूट पता ही है, ठीक है, अभी एक BRI चल रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें भी ये बहुत सारे कंट्रीज मेंबर हैं, तो चाइना वहां पे भी इन कंट्रीज को अपने साथ इंक्लाइन रखना चाहता है, तो एक ये बहुत बड़ी चीज है। देखो ये जो कंट्रीज है ना, जिनका नाम हमने भी देखा, जैसे कि उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ये जो कंट्रीज है ना, ये CSTO के पार्ट है। CSTO क्या है?
कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके द्वारा है? ये रशिया के द्वारा हेड करी जाती है। जैसे देखो नेटो है ना, उस तरीके से रशिया ने बनाई थी CSTO। लेकिन अब क्या है ना, रशिया तो यूक्रेन क्राइसिस में काफी बिजी है, तो इन कंट्रीज की तरफ ना इतना ध्यान भी नहीं दे पा रहा है। और इसी के वजह से देखो 2022 में ना किर्गिस्तान ने कैंसिल कर दी थी CSTO की मिलिट्री एक्सरसाइज। और इसके पीछे एक रीजन और भी है कि ये कंट्रीज ना US से भी पंगा नहीं लेना चाहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से भी पंगा नहीं लेना चाहते हैं, न्यूट्रल रहना चाहते हैं। तो इसीलिए इन्होंने थोड़ा सा CSTO के प्रति अपना जो इंक्लाइनेशन है ना वो कम कर दिया है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। तो ये वाली चीज है। और इनमें से किसी भी कंट्री ने ओपनली जो है ना रशिया की साइड भी नहीं ली है, जबकि ये सब CSTO के मेंबर थे। तो CSTO को अगर आप नेटो के तरीके से देखो तो नेटो क्या है कि एक कंट्री से कोई पंगा लेगा, सबसे पंगा लेगा, पर CSTO ने इस तरीके का नहीं किया। तो अब ये भी कुछ अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि रशिया पे काफी डिपेंडेंसी थी इनकी ट्रेड और व्यापार को लेके, तो चाइना के तरफ थोड़े से ज्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं। अभी ये एडिटोरियल क्यों आया था? क्योंकि देखो मई 18-19 को ना C+C5 समिट हुई थी। कहाँ पे हुई थी? जियान करके जो रीजन है चाइना का, वहां पे हुई थी। ठीक है, तो उसमें काफी सारी बातें आई, वही जैसे जो सारी चीजें हैं। अब नेक्स्ट समिट जो है वो कजाकिस्तान में 2025 में होगी। तो ये वाला आर्टिकल था। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। C+C5 पे नोट्स बना लेना, इंपॉर्टेंट है।